जय हिंद दोस्तों। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं क्लास नाइन्थ के लिए सभी फॉर्मूले एक लेक्चर में लेकर आया हूं। जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं क्लास नाइन्थ के अंदर सभी को मैं एक वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो वीडियो को पूरा देखना। चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो हमारा फॉर्मूला है पहला एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर से है, जो कि फर्स्ट चैप्टर में थर्ड चैप्टर से मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं एक जैसे यहाँ पे पहला फॉर्मूला है हमारा ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन। ध्यान देना है, यहाँ पर मैं बेस को ए से डिनोट करूंगा, नंबर को ए से डिनोट करूंगा, और पावर को मैंने यहाँ पे ब्लू ब्लू से हाईलाइट कर दिया। यहाँ पे अलग अलग मैंने रंग यूज किया ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए, जल्दी से आप अच्छे से नोट्स बना लें। यहाँ पे जैसे ए की पावर एम है इंटू ए की पावर एन, इसका मतलब होता है आपकी अगर पावर अलग अलग हो, पावर कुछ भी हो सकती है। अगर आपका बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो पावर आपकी ऐड हो जाती है। यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर से लिख दिया ए की पावर एम प्लस एन। यहाँ पे वैसे इसी तरह देखते हैं ए की पावर एम डिवाइडेड बाई ए की पावर एन। इसका मतलब अगर आपका बेस सेम है और डिवाइड में है तो आपकी जो पावर होती है माइनस में हो जाती है। यहाँ पे मैंने लिख दिया ए की पावर एम माइनस एन। ध्यान देना, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ए की आपका जो बेस सेम है, पावर मल्टीप्लाई में है तो पावर आपकी ऐड हो जाती है। बेस सेम है, यहाँ पे बेस सेम है डिवाइड में है तो आपकी पावर माइनस में हो जाती है। इसको आपको जरूर ध्यान देना है। आपको इसे फॉर्मूला अप्लाई करने में तभी मजा आएगा जब आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, एनसीईआरटी को लगाएंगे। यहाँ पे जैसे यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं ए की पावर एम का होल एन है, मतलब ए की पावर एम एन। इसका मतलब ये हो जाता है एम जो है एन का प्रोडक्ट है, एम का मल्टीप्लाई है, पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा जब अगर ब्रैकेट के बाहर ऊपर रहेगा तो कुछ भी पावर। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे जैसे ए अपॉन वी है, इसका होल एम है, मतलब इसका होल का मतलब पूरे का मतलब यही होता है कि इसका भी पावर है, इसका भी पावर, मतलब इन दोनों का है। यम जो है ए का भी पावर है और यम जो है बी का भी पावर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए की पावर यम और बी की पावर यम। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे दिया गया है ए की पावर माइनस एन। अगर आपको कुछ इस तरह दिया हो, उसकी जो पावर है माइनस में हो, कुछ भी पावर माइनस में हो, तो इसको हम पॉजिटिव में बनाने के लिए वन अपॉन ए की पावर एन को लिख सकते हैं। इसे माइनस एन है, मतलब अगर इसको एन को नीचे लाएंगे, डिनोमिनेटर में लाएंगे तो इसका प्लस में पॉजिटिव में हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं ए बी का होल एम। अगर इसका मैंने यहाँ पे इसको डिस्कस किया था, अगर ए बी का होल एम कुछ भी है, ब्रैकेट के बाद पावर है तो ये दोनों का होता है। ए का भी एम है, बी का भी एम, तो ए की पावर एम बी की पावर एन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूँ। हमारा जो एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स था, जितने भी फार्मूले 6-7 फार्मूले थे सभी खत्म हो गए। तो चलिए नेक्स्ट फार्मूले में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है रेशनलाइजेशन चैप्टर से। रेशनलाइजेशन का मतलब होता है परिमेयीकरण, और परिमेयीकरण का अर्थ होता है कि जो हमारा डिनोमिनेटर में रूट है उसको रिमूव करना। ये आपको बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाला है फॉर्मूला, इसको आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। यहाँ पे रूट ए का होल स्क्वायर है। अगर रूट ए का होल स्क्वायर, यहाँ पे अगर कोई भी नंबर हो, अगर उसका होल स्क्वायर हो, रूट लगा हो, तो यहाँ पे रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे आपका बच जाएगा केवल ए, मतलब कोई भी नंबर होता, मान लीजिए यहाँ पे 5 है, रूट 5 है, अगर उसका हम होल स्क्वायर करते तो रूट से रूट कैंसिल हो जाता, यहाँ पे हमारा 5 ही बचता। तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। नेक्स्ट है हमारा रूट ए रूट बी बराबर, अगर यहाँ पे रूट ए रूट बी है, अगर अलग अलग कोई भी संख्या अलग अलग हो सकते हैं, उसको हम एक बड़े रूट में ए बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रूट ए अपॉन रूट बी। अगर रूट ए अपॉन रूट बी है, इसको मैंने यहाँ भी डिस्कस किया था, उसको एक बड़े रूट में लिख सकते हैं। तो इसको भी हम एक बड़े रूट में, अलग अलग रूट है तो रूट हमारा कॉमन हो जाएगा, रूट हमारा बड़ा हो जाएगा, ए अपॉन बी, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है यहाँ पे ए प्लस रूट बी ए माइनस रूट बी। अगर यहाँ पे जो हमारा दो डिजिट ए अलग डिजिट है, बी अलग डिजिट है, हमारा अगर एक डिजिट ए है और रूट बी है, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हमारा ए का स्क्वायर हो जाएगा और रूट बी का जो स्क्वायर होगा वो कैंसिल हो जाएगा रूट और स्क्वायर से। मैंने यहाँ पे अभी डिस्कस किया था। अगला है हमारा और रूट ए इंटू रूट बी, और यहाँ पे एन है, अगर इस तरह का होगा तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बड़े रूट में ले लेंगे और एन हमारा कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे, ए बी वैसे हो जाएगा। तो हमारा इसमें एक फॉर्मूला और बचा है, देख लेते हैं उसको।
यहाँ पे ब्रेकेट में, एक ब्रेकेट में रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी, मतलब ए माइनस बी, इसको हम ए मान लेंगे, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसकी आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है एक ब्रेकेट में ए प्लस बी, एक ब्रेकेट में ए माइनस बी, यहाँ पे रूट ए प्लस बी रूट ए माइनस रूट बी। तो हमारा रैशनलाइजेशन चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था वो डिस्कस हो गया। चलिए हम अगले चैप्टर पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर का फॉर्मूला है अलजेब्रिक आइडेंटिटी, जिसे हम क्लास 8 से 7 से ही पढ़ते आ रहे हैं। एनसीईआरटी में क्लास 8 से बहुत ही ज़्यादा एक क्वेश्चन बनता है, क्लास 9th में भी हम इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पे है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपको शायद पता ही होगा, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से बता दे रहा हूँ, आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसका हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ध्यान देना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ध्यान देना दोस्तों, अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी ये साथ में है, मतलब माइनस जो है 2ab के साथ में ही रहेगा। यहाँ पे आपको माइनस नहीं लगाया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए फॉर्मूला आपका गलत हो जाएगा। तो आपको इसको अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा, याद हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एक ब्रैकेट में ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, इसका ए डबल टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो इसको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ए प्लस बी का होल क्यूब, यहाँ पे दिया गया, ध्यान देना, स्क्वायर अलग चीज है, होल क्यूब अलग चीज। ध्यान देना, होल किसे बोलते हैं, मैंने आपको अभी ऊपर डिस्कस किया था, होल उसे बोलते हैं जैसे इसका भी क्यूब है, इसका भी क्यूब है, तो होल का मतलब यही होता है, होल का मतलब यही होता है कि ए क्यूब बी क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब यहाँ पे दिया गया है, होल हमें जरूर बोलना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। अगर हम बोलेंगे ए प्लस बी का क्यूब तो गलत हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब, मतलब पूरे का, दोनों का क्यूब। तो इसका होता है ए प्लस बी का होल क्यूब का आइडेंटिटी होता है, इसको आइडेंटिटी बोलते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ए ब्रेकेट में ए प्लस बी, इसका ए प्लस बी का जो क्यूब का फॉर्मूला है ए हुआ। अब आपको इसे नोट्स में अच्छे से लिख लेना है। नेक्स्ट है हमारा ए माइनस बी का होल क्यूब, तो इसका हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। यहाँ पे ए मतलब माइनस है, तो सब में माइनस रहेगा, आपको अच्छे से याद रहना चाहिए, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसका फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास 9 बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब से। तो इसका हमारा बनेगा एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ध्यान देना, यहाँ पे 2ab नहीं लगाना है, 2ab हमारा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर में, तो यहाँ पे हमें 2 नहीं लगाना। ध्यान देना, इसको आपको याद अच्छे से करना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फार्मूला होगा, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे माइनस आपको जरूर लगाना है। आप कहेंगे यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है, तो अगर आप इसे एक्सप्रेशन फॉर्म में करेंगे, मतलब कि एक्सपैंड करेंगे, तो आपका यही आएगा। इसको अगर एक्सपैंड फॉर्म में करेंगे तो आपका यही आएगा, इसको करेंगे तो यही आएगा। तो ये आपका फॉर्मूला बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। 2 फार्मूले हमारे और बचे हैं, फिर हम पहुंच जाएंगे हमारा एंगल्स, लाइन एंड एंगल्स पे। तो यहाँ पे 2 फार्मूले कौन कौन से हैं, ए ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो इसका आइडेंटिटी होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे हम 2 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कर सकते हैं। आप अगर क्वेश्चन को करेंगे तो आप अपने ईजी के लिए आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, तो इसका हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3, एक ब्रैकेट में बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। अगर आप क्वेश्चंस को लगाएंगे तो फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले हमारे फॉर्मूले पर, लाइन्स एंड एंगल्स पे। दोस्तों हम पहले लाइन एंड एंगल्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, तब हम इसमें फॉर्मूले जो भी बनते हैं, जो भी हमारा थ्योरम बनेगा, उसको हम देखेंगे एक ही लाइन में। लाइन होती क्या है दोस्तों, लाइन हमारी होती है इन्फानाइट। इन्फानाइट का मतलब लाइन अगर अब हम बोल रहे हैं तो यहाँ पे बन जाता है एरो, यहाँ पे एरो, बीच में एक सेगमेंट लाइन, तो इसका मतलब होता है
इधर जितना बढ़ाएंगे इधर भी जितना बढ़ाएंगे इन्फिनाइट होगा। लाइन का मतलब यही होता है इन्फिनाइट। और पॉइंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? पॉइंट का मतलब ये होता है दोस्तों एक बिंदु जिसको हम रखते हैं, पेन से बनाते हैं। ध्यान देना, पॉइंट की कोई रेडियस नहीं होती, नहीं तो आप कहेंगे इसका भी रेडियस है तो सर्कल हो जाएगा, स्फीयर नहीं। पॉइंट का कोई भी रेडियस नहीं होता है। और फिर देखते हैं लाइन सेगमेंट। दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होना लाइन और लाइन सेगमेंट में। लाइन सेगमेंट का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे एक लाइन मैंने ड्रॉ की है 5 सेंटीमीटर को, मान लीजिए, लेट्स अज्यूम ए है बी है। इसका मतलब एक इसका डेफिनेट सीमा होती है, इसका एक डेफिनेट लेंथ होता है। लाइन सेगमेंट हम तभी बोलेंगे जब डेफिनेट होगा। यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दे दिया गया, मतलब ये 5 सेंटीमीटर की लाइन है। लेकिन अगर लाइन होता, क्वेश्चन में अगर लाइन कहता तो लाइन इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट तक जाएगी, इधर भी उधर भी दोनों साइड। लेकिन यहाँ पे लाइन सेगमेंट दिया गया है, इसका मतलब है 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे डेफिनेट इसकी लंबाई है, हम इसको इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, ए बी के ऊपर यहाँ पे लाइन सेगमेंट बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा रे। रे का मतलब दोस्तों यही होता है, यहाँ से एक ओरिजिन पॉइंट होता है और यहाँ से एक इन्फानाइट पॉइंट। रे का मतलब यहाँ पे एंगल में बनता है, ये बहुत ही ज़्यादा एंगल में काम आता है हमारा। इसका होता है यहाँ पे एक ओरिजिन पॉइंट होता है और यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट। आपको लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, पॉइंट में चारों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा अच्छे से। लाइन का मतलब इनफाइनाइट तक दोनों तरफ जाएगा। लाइन सेगमेंट का मतलब होता है एक डेफिनेट, एक दिया होता है 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 2 मीटर, एक लेंथ उसकी जो है फिक्स दिया होता है, उसे हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। क्वेश्चन में लाइन सेगमेंट ही ज़्यादा बोलता है। रे का मतलब होता है यहाँ से, जैसे सूरज हमारा सनशाइन करता है तो रे ही है, एक तरह का आप एज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पे एक ओरिजिन पॉइंट होगा, एक इनफाइनाइट पॉइंट, इसका मतलब रे होता है। और यहाँ पे पॉइंट का कोई रेडियस नहीं होता, आपको इसको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में पूछ लेता है। एमसीक्यूज कभी कभी इसको पेपर में दे देते हैं टीचर्स, हमारे टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए अब इसके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी फॉर्मूले होते हैं, उसको हम देखते हैं। हाँ दोस्तों, यहाँ पे हम देखते हैं एंगल्स हमारा क्या होता है। एंगल्स हमारा यहाँ पे इसका एक ओरिजिन पॉइंट होता है, यहाँ से दो रे निकली होती हैं, इसके बीच में जो बनता है इसे एंगल बोलते हैं। ध्यान देना, आप अपने लैंग्वेज में इसमें बना के अपने डेफिनेट में, डेफिनेशन में लिख सकते हैं। यहाँ पे एक ओरिजिन पॉइंट होगा, इसका इसका जो होगा एक कॉमन आर्म होगा। यहाँ पे वर्टेक्स होगा, जो यहाँ पे एक रे, दो रे, दो रे से जो बीच में यहाँ पे बनता है उसे हम बोलते हैं एंगल। इसे हिंदी में हम बोलते हैं कोण। यहाँ पे मैंने डिफिनीशन लिख भी दिया है दोस्तों। एन एंगल इज द मेजरमेंट, एन एंगल इज द मेजरमेंट ऑफ स्पेस, ऑफ स्पेस, स्पेस मतलब जो जगह बन रही है, दो रे के बीच में जो जगह बन रही है उसे एंगल बोलते हैं। स्पेस बिटवीन टू नॉन कोलिनियर रेज विद अ कॉमन इनिशियल पॉइंट। यहाँ पे मैंने जो आपको समझाया उसी का डिफिनीशन दिया गया है। यहाँ पर इसका एक इनिशियल पॉइंट होगा, दो रे होगा, जो बीच में स्पेस होगा, उसी को हम बोलते हैं एंगल। वही हमारा फॉर्म होता है, वही एंगल। तो इस एंगल के बारे में हम पढ़ेंगे, कुछ इसके जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है उसको भी हम देखेंगे। तो हमारा है टाइप्स ऑफ एंगल्स। यहाँ पे देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स, इसका मतलब होता है कोण के प्रकार। एंगल्स को भी डिवाइड किया गया है मैथ में। तो हमारा पहला है राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब होता है, राइट का मतलब यहाँ पे सही नहीं होगा, राइट का मतलब होता है 90 डिग्री। राइट का मतलब होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री का जहाँ एंगल बनेगा उसे हम बोलते हैं राइट एंगल। तो यहाँ पे इसको डेफिनेशन दे दिया गया है। यहाँ पे एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल। यहाँ पे देख रहे हैं आपको एकदम परपेंडिकुलर सीधे यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब ये होगा राइट एंगल। इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करना, देखना है, पढ़ना भी है, याद भी करना है। यहाँ आपने डिफिनीशन लिख दिया, एन एंगल होज मेजर इज 90 डिग्री, जिसका माप 90 डिग्री हो उसे हम राइट एंगल बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा हमारा जो पार्ट है एक्यूट एंगल। एक्यूट के एंगल मतलब ये होता है, जैसे यहाँ पे पहले हम समझ लेते हैं एक्यूट एंगल होता क्या है। ये 90 डिग्री से कम होता है, 90 डिग्री से कम, जैसे 75, 45, 35, 25, 15, 10, 5, तो ये एक्यूट एंगल होता है। एक्यूट एंगल का मतलब ही होता है 90 डिग्री से कम, लेस देन 90 डिग्री। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन को लिख दिया है, एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। मतलब 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम जहां कोण बनेगा उसे हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। यहाँ पे मैंने बना के दिखाया है, ये 90 डिग्री से कम बना है, यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ से जो कम बना है इसका, इससे कम बना है 90 डिग्री से, इसे बोलते हैं एक्यूट एंगल। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, बना दिया 90 डिग्री से कम, लेस देन 90 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं
नेक्स्ट है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल तीसरा है, इसका डेफिनेशन होता है एन एंगल होज मेजर इज ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180 एन ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब दोस्तों यही होता है कि ये 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 से छोटा हो। यहाँ पे मैं आपको अभी दिखाऊंगा, थोड़ा स्लाइड को ऊपर करूंगा। यहाँ पे मैंने दे दिया 180 से छोटा और 90 से बड़ा यहाँ पे मैंने बना दिया है। 90 से छोटा भी नहीं है, 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। जब 180 बन जाता है तो हम उसे बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। 180 हो जाता था उसे बोलते हैं सप्लीमेंट्री, उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। मतलब ऑब्ट्यूज एंगल उसे बोलते हैं 90 डिग्री से ज़्यादा 180 से कम, 90 डिग्री से ज़्यादा 180 से कम, तो उसे हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। मोर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री इज नोन एज ऑब्ट्यूज एंगल। तो इसकी यहाँ पे मैंने डिफिनीशन लिख दिया है। इसको मैंने यहाँ पे प्लेन में फिगर बनाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। दोस्तों आपको इसे नोट्स में लिखना है, बनाना है, नहीं अगर लिख पा रहे हैं तो आप सिर्फ लेक्चर देखिए, कॉपी पेन लेके देखिए, मैं इसकी स्लाइड आपको दे दूंगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर भाई नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट का मतलब होता है सीधे, आपने पढ़े होंगे इंग्लिश में स्ट्रेट का मतलब सीधे, तो उसी तरह मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे स्ट्रेट का मतलब ही होता है, यहाँ पे आप डेफिनेशन पहले देख लीजिए इसका। एन एंगल, जो एंगल हुज मेजर इज 180 इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। मैंने 90 डिग्री का एंगल देखा, 90 डिग्री से कम देखा, 90 डिग्री से ऊपर 180 से कम देखा, अब जो 180 का बन जाएगा उसे हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। वो एक लाइन पे जो आधा, पूरा आधा मतलब सेमी सर्कल का जो कवर करता है उसे हम बोलते हैं 180, इसे बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। इस एंगल का नाम है स्ट्रेट एंगल, इसका मेजर होता है 180 का। नेक्स्ट देखते हैं हमारा है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल किसे बोलते हैं दोस्तों? रिफ्लेक्स का एंगल मतलब पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 180, एक 180 से बड़ा बड़ा एंड लेस देन 360 इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। दोस्तों इसका मतलब है 180 से जो बड़ा एंगल बनेगा और 360 से छोटा, उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स का मतलब क्यों क्यों बोलते हैं? क्योंकि 180 से बड़ा हो जाता है, 360 से छोटा हो जाता है। यहाँ पे इस फिगर बना दिया हूँ मैं, यहाँ पे इसको इस तरह से हम नापेंगे, मेजर करेंगे। कंपास होता तो मैं आपको भी दिखा देता, इसको आपको घर पे खुद ही प्रैक्टिस करना है। तो इसको ही बोलते हैं रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स एंगल किसे बोलते हैं? 180 से बड़ा, 360 से छोटा, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। अब दोस्तों यहाँ पे एक भी छोटा चीज और होता है, मैं ऐड करना चाहूंगा, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल 360 को बोलते हैं। मैंने यहाँ पे स्लाइड में नहीं लिखा इसलिए ताकि इसे आप 5, 6, 7 से पढ़ते चले आ रहे हैं तो आपको ये पता ही होना चाहिए। 360 को हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे बोलते हैं? टू एंगल्स, डिफिनेशन देख लेते हैं। टू एंगल्स द सम ऑफ हुज मेजर इन 90 आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मतलब दो एंगल का, दो कोणों का जो योग होगा, जो सम होगा, अगर 90 आ जा रहा है तो उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। यहाँ पे मैथ में अलग अलग सभी का नाम है। यहाँ पे देखते हैं फिगर में, यहाँ पे एक एंगल एक्स वाई मैंने ले लिया, 90 डिग्री का बन रहा है यहाँ पे एंगल। यहाँ पे एक एक्स ले लिया, एक वाई ले लिया, एक्स को 60 कर दिया, वाई को 30 कर दिया, ऐड करेंगे तो हमारा आएगा यहाँ पे 90 डिग्री। तो इसे हम कौन सा एंगल बोलेंगे? इसे बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दो कोणों का योग अगर हमारा 90 डिग्री आ जाए तो इसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट हमारा देखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। इसको मैंने अभी पहले ही प्रीवियस में डिस्कस किया था कुछ देर पहले। यहाँ पे हमारा पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। टू एंगल्स दी सम ऑफ हुज मेजर इज 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे हमारा, यहाँ पे पहले मैं फिगर आपको दिखाऊंगा तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है कि जो दो एंगल है अगर उनका सम 180 आ जा रहा है, अगर उनको जोड़ने पे 180 आ जा रहा है, मान लीजिए 120 का एक एंगल है और 60 का एक एंगल है, तो वो हो जाएगा हमारा 180। जैसे यहाँ पे दिया गया हमारा, देखिए यहाँ पे ए, यहाँ पे दो कोण हो, 180 का बन रहा हो, दो कोण हो, अगर उनको जोड़ दें, यहाँ पे अगर जोड़ा जाए 180 आ जा रहा है, समझ लीजिए हमारा ये है सप्लीमेंट्री एंगल। तो इसे देख लिया, हमने इसे देख लिया। अब देखते हैं एडजेसेंट एंगल किसे बोलते हैं दोस्तों? एडजेसेंट एंगल बोलते हैं पड़ोसी। जैसे
आपका कोई कोई पड़ोसी होता है तो एंगल्स का एंगल पड़ोसी, जैसे इसका पड़ोसी ए, यहाँ पे इसका पड़ोसी ए, तो इसका एडजेसेंट ए होगा, इसका एडजेसेंट ए होगा। ध्यान देना एडजेसेंट पहले बगल का ही लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक रे और होती है यहाँ पे, तो इसका इसका पड़ोसी होता है, लेकिन पहले इसका इसका होता है, इसका इसका। एडजेसेंट का मतलब होता है जो बगल बगल एंगल आपके फॉर्म हो रहे हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा दोस्तों वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ पे इसके नाम से ही पता चल रहा है, अपोजिट मतलब उल्टा एंगल। वर्टिकली, वर्टिकली का मतलब होता है, यहाँ पे देखते हैं दो लाइन अगर क्रॉस कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जो यहाँ पे फॉर्म होगा, यहाँ पे इसके सामने सामने का जो एंगल फॉर्म होगा वो हमेशा इक्वल होता है। इसका इसका इक्वल यहाँ पे मैंने दिखा दिया है, ए इसके बराबर है, ए इसके बराबर है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल उसे बोलते हैं दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, जो आमने सामने एंगल्स कोण बनेंगे वो बराबर होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो नेक्स्ट चलिए देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं, अगर दो लाइन पैरेलल हो। पैरेलल का मतलब दो लाइन सीधे चली जाए, आपस में कभी मिले ना, ना इसको ए इंटरसेक्ट करे ना इसको ए इंटरसेक्ट करे। मैंने यहाँ पे लिख दिया गया है, यदि ए बी पैरेलल सी डी, अगर ए बी ए लाइन इसके पैरेलल हो, बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन को हम ड्रॉ कर दें, तो यहाँ पे कुछ एंगल्स किसी एंगल्स के बराबर होते हैं, तो हम उसको पहले देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिए गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ध्यान देना दोस्तों, ये सब प्रॉपर्टी तभी अप्लाई होगी जब हमारी लाइंस क्या होगी, पैरेलल होगी और एक लाइंस ट्रांसवर्सल होगी। एक क्वेश्चंस में बहुत आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से देखना है, अच्छे से समझना है। यहाँ पे हमें एंगल्स का नाम दे दिया हूँ। यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ एक एंगल, 2 3 4 5 6 7 जितने भी एंगल फॉर्म हो रहे थे सबका नाम दे दिया। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, ऐसे मैंने नाम को दे दिया। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किससे बोलते हैं, जो अल्टरनेट का मतलब सामने सामने ए। अगर इसी तरह हमारा क्वेश्चन बनेगा दोस्तों क्वाड्रिलेटरल में, लाइंस बोल देगा पैरेललोग्राम, लाइन पैरेलल है तो आमने सामने का एंगल्स क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पे अगर 40 डिग्री है, ये भी 40 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बना दिया है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ध्यान देना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का मतलब सामने सामने, सामने सामने का एंगल क्या होता है, बराबर। यहाँ पे 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा। कब होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जब हमारी लाइंस, दो लाइंस पैरेलल हो और ट्रांसवर्सल हो, तभी ये हमारा अप्लाई होगा। यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल की तरह कुछ फॉर्म होगा, आगे पैरेललोग्राम चैप्टर में है तो उसे हम देखेंगे। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। दोस्तों ये सब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एक्सटीरियर एंगल बराबर, इंटीरियर इंटीरियर एंगल बराबर। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम, लाइन पैरेलल हो, एक ट्रांसवर्सल हो, तो जो एंगल फॉर्म्स होते हैं वो एंगल बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, तो उनको हम देखते हैं। ध्यान देना दोस्तों, दो लाइन पैरेलल हो, एक ट्रांसवर्सल हो, बीच से कहीं से भी हो। और ध्यान देना यहाँ पे मैंने लिख दिया है, यदि ए बी पैरेलल सी डी, इफ ए बी पैरेलल सी डी, तभी ये सब एंगल का जो प्रॉपर्टी है तभी फॉलो अप्लाई होगा। यहाँ पे अगर दो लाइन पैरेलल से एक ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे जो जेड बनेगा, यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, ए जेड बन रहा है, तो यहाँ पे लिख दिया हूं मैंने एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, मतलब एंगल ए एंगल और एंगल 4 एंगल दोनों बराबर हैं। तो हम देख सकते हैं हमारा जो जेड फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे ए एंगल इसके बराबर होगा। मतलब जैसे हमारा जेड अगर बनता है, यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो ए एंगल इसके बराबर होगा। तो ऐसे मैंने यहाँ पे बना दिया है, जो यहाँ पे आपका जेड बन रहा है, ए एंगल इसके बराबर मैंने लिख दिया है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, 5 वाला 6 के बराबर है। आप कहेंगे उल्टा जेड यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे 5 वाला 6 के बराबर होगा। उल्टा भी जेड दोस्तों यहाँ पे बन रहा है, ए ऐसे, एंगल 3 एंगल 2, एंगल ए वाला एंगल इसके बराबर है। यहाँ पे जेड बन रहा है, ए इस तरह जेड बन रहा है, तो ए इसके अंदर का इसके अंदर का ए बराबर, इसके अंदर का इसके अंदर का ए बराबर। अगर आप इमेजिन करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ गया। एंगल 5 एंगल 6 इसलिए बराबर होगा क्योंकि यहाँ पे
अल्टरनेट एक्सटीरियर मतलब बाहर का एंगल बन रहा है। यहाँ पे ए जेड बना है, जैसे ये ऊपर जो एंगल बनेगा, ये ऊपर जो यहाँ पे नीचे बनेगा, तो इसका हो जाएगा ये दोनों इक्वल होंगे। आगे हम देखते हैं दोस्तों को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर का मतलब होता है कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। इसका हमेशा सम 180 होता है। इसको आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। को इंटीरियर का एंगल सम कोई पूछे तो 180 आपको बता देना है। यहाँ पे को इंटीरियर इस तरह फॉर्म होता है। यहाँ पे एंगल 1 एंगल 2 मैंने नाम दिया, दो लाइन पैरेलल हो एक ट्रांसवर्सल हो, तो नीचे ऊपर जो आमने सामने का एंगल होगा उसका सम 180 होगा और ए एंगल इसके बराबर होगा। जैसे मान लीजिए 4A है, 40A है तो 40 AB हो जाएगा। मान लीजिए 60 दिया गया है, जिसको आप 180 में माइनस कर देंगे तो आपका ये निकल के आ जाएगा। आप इसे क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम चैप्टर में अच्छे से समझेंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। यहाँ पे हमने लिख दिया एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। इसका जो को इंटीरियर का सम होता है वो हमेशा 180 होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग का एक एंगल का मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पे एक एफ की तरफ फॉर्म होता है। एफ की मतलब जैसे यहाँ पे ए, ध्यान से अगर आप इमेजिन करेंगे तो एफ एफ की तरह एक फॉर्म हो रहा है। एफ अगर फॉर्म हो रहा है एक नीचे का यहाँ पे और ए बाहर का, ए एंगल बराबर होता है, एक ऊपर का एक नीचे का हो गया। इमेजिन करेंगे ए एफ बन रहा है। अगर मैं इसको ढक लूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एफ बन रहा है यहाँ पे, तो आप इमेजिन कर सकते हैं एफ बन रहा है, ऊपर का एंगल नीचे का एंगल बराबर है। तो वैसे ही एंगल 1 जो किसके इक्वल है, एंगल 3 के, और एंगल 4 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। तो हमारा जो लाइन्स एंड एंगल्स का कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी, कुछ इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं फॉर्मूले थे, मैंने आपको बता दिए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों ट्राइंगल्स के बारे में। अगले चैप्टर में अगले स्लाइड में हम ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। ट्राइंगल्स दोस्तों पहले हम एक डिफिनीशन देखते हैं, ट्राइंगल्स होता क्या है दोस्तों। थ्री साइड से बनी कोई भी फिगर, थ्री साइड से बनी हुई कोई फिगर ज्वाइंट हो उसे हम ट्राइंगल बोलते हैं, हिंदी में त्रिभुज बोलते हैं। इसको हम थोड़ा बेसिक्स कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसका जो सम होता है, इसके अंदर का सम ए ए ए, इसको हम 1 2 3, एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल 3, जो सम होगा हमेशा 180 होगा। 180 से बड़ा नहीं होगा ना 180 से छोटा होगा। तो हम ट्राइंगल में जो एंगल्स बनते हैं उनका सम क्या होता है, 180। सम ऑफ ट्राइंगल बोलते हैं ना, सम ऑफ ट्राइंगल 180। इसकी 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं। यहाँ पे 3 साइड्स और 3 एंगल्स होते हैं। एंगल्स हमारा ट्राइंगल्स हमारा किसी भी तरह बन सकता है। यहाँ पे जैसे है हमारा, यहाँ पे साइड और फिगर मैटर नहीं करता। इसको हम पतला भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा या बड़ा कर सकते हैं, उससे मैटर नहीं करता। ट्राइंगल हमारा 3 एंगल होते हैं, 3 साइड होती है, इसका सम 180 होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्राइंगल्स के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल को कितने भागों में बांटा गया है, कितने पार्ट्स में। तो हम देखते हैं साइड के बेसिस पे कितने भाग में ट्राइंगल्स को बांटा गया। पहला हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल का मतलब ही होता है इक्वल। यहाँ पे नाम से ही पता चल जा रहा है इक्वल, मतलब जिसकी तीनों साइड बराबर हो उसे हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। यहाँ पे मैंने डिफिनीशन को लिख दिया है। अ ट्राइंगल whose all three sides are equal is called equilateral triangle। मतलब इसका मतलब यही होगा ए बी ए सी बी सी तीनों बराबर होगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया ए बी बराबर बी सी और बी सी बराबर सी। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब यही होता है, इसकी जो 3 साइड है, तीनों साइड है आपस में बराबर। ए साइड इसके बराबर, ए साइड इसके बराबर, ए साइड इसके मतलब कि तीनों साइड आपस में बराबर है। इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है दोस्तों आइसोस्केलस ट्रायंगल। इसको कुछ लोग आइसोसेल्स बोल देते हैं, लेकिन इसको सही सही आइसोस्केलस ट्रायंगल बोलते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसे अच्छे से प्रोनाउंस कर सकते हैं। इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। अ ट्रायंगल हुज एनी टू साइड आर इक्वल इज कॉल्ड एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। यहाँ पे अगर तीनों साइड बराबर हो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जा रहा था हमारा। लेकिन अगर दो साइड को बराबर कर दिया जाए, यहाँ पे 2 साइड्स को किन्हीं 2 साइड को बराबर कर दिया जाए तो हमारा हो जाएगा आइसोस्केलस ट्रायंगल। ध्यान देना ए बी बराबर ए सी, और ध्यान देना जब हमारा आइसोसेल्स ट्रायंगल फॉर्म होगा तब इसका जो एंगल होगा वो भी बराबर होगा। यहाँ पे ए साइड इसके बराबर है तो इसका एंगल ए भी बराबर होता है। जैसे 40 ए है तो 40 ए भी होना चाहिए होगा।
यहाँ पे मैंने लिख दिया है, यहाँ पे बराबर कर दिया है। इसको आपको नोट डाउन कर लेना है। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, दो साइड बराबर है, तो ए एंगल इसके बराबर होगा। नेक्स्ट देखते हैं स्केलर ट्रायंगल, सबसे अलग, मतलब तीनों साइड अलग, किसी से मिले ना, किसी से भाव ना खाए, तो उसे हम बोलते हैं स्केलर ट्रायंगल। ए बी साइड अलग, ए बी साइड अलग, तीनों साइड अलग हो तो इसे स्केलर ट्रायंगल बोलते हैं। यहाँ पे मैंने फिगर में थोड़ा बना दिया, लेकिन तीनों साइड अलग होती हैं स्केलर ट्रायंगल में। अ ट्रायंगल नो साइड ऑफ इक्वल, यहाँ पे दिया है विच आर नो साइड इक्वल, इसमें एक भी साइड इक्वल नहीं होती है, ना ए बी की इक्वल बी सी, ना बी सी की इक्वल सी ए। दोस्तों मैंने यहाँ पे एक चीज मिस कर दिया, तो मैं उसको आपको मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का कोण बनता है यहाँ पे हमेशा 60 डिग्री का होता है। ए एंगल भी बराबर होगा, 60 ए भी होगा, 60 ए भी होगा, और आल्सो 60 ए भी होगा। मतलब तीनों एंगल जो होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का 60-60 होगा। ऐड करेंगे 180 आएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम दोस्तों हमारा साइड के बेसिस पे जो ट्रायंगल था वो फिनिश हो गया, खत्म हो गया। तीन टाइप्स में बांटा गया, आप देख सकते हैं। पहला है हमारा इक्विलेटरल, आइसोस्केलस, स्केलन हमने देख लिया। अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एंगल के आधार पर ट्रायंगल को कितने पार्ट में बांटा गया है। तो पहला है हमारा राइट ट्रायंगल। मैं आपको यहाँ पे बच्चों की तरह सिखा रहा हूँ, बच्चों की तरह बता रहा हूँ। यहाँ पे है राइट ट्रायंगल, इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। आ ट्रायंगल विद वन एंगल राइट एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल। अब राइट एंगल किसे बोलते हैं आपको पता ही होगा, 90 डिग्री। इसका एक किसी भी ट्रायंगल का एक एंगल अगर 90 डिग्री का हो जाए तो उसको हम नाम दे देते हैं राइट ट्रायंगल। यहाँ पे जैसे हमने दे दिया है, यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म मैंने किया, इसका एक एंगल 90 डिग्री बन रहा था, फॉर्म हो रहा था, तो इसे हम क्या बुलाएंगे, ट्रायंगल नहीं बुलाएंगे, इसे बोलेंगे राइट ट्रायंगल। क्यों बुलाएंगे, इसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। इसे बोलते हैं बेस, इसे बोलते हैं हाइपोटेनस कर्ण हिंदी में, इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। नेक्स्ट है हमारा एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल का मतलब होता है, इसके जो पहले डिफिनेशन इसकी देख लेते हैं। अ ट्रायंगल इन विच ऑल द एंगल आर एक्यूट इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। ये क्या बता दिया है, इसको समझ में नहीं आया। तो इसका मतलब ये है कि जो 90 डिग्री से कम एंगल बने, ट्रायंगल में अगर 90 डिग्री से कम एंगल बने तो एक्यूट ट्रायंगल कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, डिफिनेशन देख लेते हैं। अ ट्रायंगल हुज एनी इज एन ऑब्ट्यूज इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। 90 डिग्री से अगर बड़ा कोई भी एंगल बन रहा है तो उसे ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, एक एंगल अगर किसी भी ट्रायंगल का 90 डिग्री हो जाए तो उसे राइट एंगल बोलेंगे, राइट ट्रायंगल बोलेंगे। अगर यहाँ पे 90 डिग्री से कम बन रहा है ट्रायंगल में किसी भी कोई भी कोण, तो उसे हम एक्यूट ट्रायंगल बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, जिसे मैंने आपको बता दिया 90 डिग्री से अगर ऊपर बन रहा है तो हमारा हो जाएगा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। दोस्तों नेक्स्ट हमारा बहुत ही जो इंपॉर्टेंट है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंस का मतलब दोस्तों होता क्या है, पहले आप इसे समझ लीजिए। कॉन्ग्रुएंस का मतलब ये होता है, जैसे ए ट्रायंगल है, ए ट्रायंगल है, मैंने यहाँ पे फिगर को थोड़ा अच्छे से नहीं बना पाया हूं मैं, तो आप अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता यही है कि अगर इस फिगर को मैं इस फिगर के ऊपर रखूंगा तो पूरा पूरा इसे कवर कर ले, ना बचे, मतलब थोड़ा भी बचे ना, उसका जो पार्ट हो बढ़े ना। कहने का मतलब है अगर ये ट्रायंगल इस पे रखा जाए तो पूरा कवर हो जाए, बराबर हो पूरा। अगर ए ट्रायंगल इसके बराबर हो जाए तो उसे बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस तभी होगा दोस्तों जब हमारा साइड बराबर होगा, एंगल बराबर होगा। तो उसे हम अगले साइड में देखते हैं। यहाँ पे है, इसे हम ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट, यहाँ पे थोड़ा ऐसे एक सिंबल बनाते हैं, उसे बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट का सिंबल। इसको कर देते हैं, समझ लीजिए ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, अगर इस ट्रायंगल को इस पे रखा जाएगा तो बराबर आ जाएगा। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया है एंगल ए बराबर एंगल पी, मतलब इसका एंगल इसके बराबर होना चाहिए, होगा। एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल बी एंगल क्यू, और एंगल सी बराबर एंगल आर। मतलब इसका ए, इसका पी, इसका ऊपर का, इसका ऊपर का, इसका यहाँ पे नीचे का, इसका नीचे का, और इसका बगल का, यहाँ पे बगल का बराबर हो जाए तो हमारा जो ट्रायंगल होगा, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। तो हम इसे कुछ क्राइटेरिया मैंने आपके ऊपर बताया था अभी। साइड एंगल, साइड होता क्या है, बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, आर एच एस, सी एस एस,
यस ए यस बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, ये कन्फ्यूजन इस वीडियो के बाद आपको नहीं रहेगी। यस ए यस का मतलब होता क्या है, साइड एंगल साइड, मतलब अगर किसी भी ट्राइंगल में एक साइड और एक एंगल एक साइड, अगर एक साइड एक एंगल एक साइड, यहाँ पे इसका मतलब ये होता है अगर एक साइड बराबर हो जाए, इस ये साइड इसके बराबर हो जाए, ए एंगल इसके बराबर हो जाए, ए साइड इसके बराबर, तो हम लिख सकते हैं यस ए यस साइड एंगल साइड। हमारा जैसे ए बी बराबर डी, ए बी बराबर डी हो जाए, ए सी बराबर डी एफ, ए सी बराबर डी एफ हो जाए, ए साइड इसके बराबर, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करेंगे तो ए साइड इसके बराबर ए साइड इसके बराबर, और एंगल बी ए सी बराबर ई डी एफ, तो एंगल ए एंगल डी के बराबर हो जाए तो हमारा एंगल ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट, इसको आपको जरूर लगाना है इस सिंबल को, ट्राइंगल डी ई एफ आप प्रैक्टिस करेंगे तो बना सकते हैं इसे अच्छे से। ऐसे साइड एंगल साइड, एक साइड बराबर हो जाए एक एंगल एक साइड, तो हमारा साइड एंगल साइड। ध्यान देना एंगल एंगल एंगल, तीनों एंगल कभी भी हमारे कॉन्ग्रुएंसी में नहीं होता है। क्यों नहीं होता दोस्तों, क्योंकि कभी भी एंगल बराबर नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा है दोस्तों यस एस, यस एस का मतलब होता है साइड एंगल साइड, वही मैंने आपको जो ऊपर बताया था यहाँ पे, ये साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड बराबर हो जाए तो हमारा हो जाता है कॉन्ग्रुएंट। नेक्स्ट देखते हैं हमारा आर एच एस, आर एच एस का मतलब यही होता है राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। यहाँ पे जैसे मैंने टू ट्रायंगल को फॉर्म बनाया है, यहाँ पे इस ए हाइपोटेनस इसके बराबर हो, ए इसके बराबर हो, और ए एंगल इसके बराबर हो थोड़ा खांसी आ रही है दोस्तों, बुरा मत मानिएगा। ए एंगल इसके बराबर हो, ए बेस इसके बराबर, ए हाइपोटेनस इसके बराबर हो, तो आर एच एस मतलब राइट एंगल, आर का मतलब राइट एंगल, और एच का मतलब हाइपोटेनस, और एस का मतलब साइड, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड बराबर हो जाए तो हमारी आर एच एस से हम दो ट्राइंगल को, राइट ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा आशा एंगल साइड एंगल, एंगल साइड का मतलब अगर एक एंगल साइड एक एंगल, दो एंगल एक साइड बराबर हो जाए तो ए एस से हम लगा सकते हैं। दूसरा हमारा ए एस एंगल एंगल साइड, दो एंगल और एक साइड बराबर हो जाए तो उसे एंगल एंगल साइड बोलते हैं। यहाँ पे जैसे दोस्तों दिया गया है एंगल एंगल बराबर हो जाए, साइड साइड बराबर, यहाँ पे दो एंगल, जैसे एक इसको एंगल को मैंने बनाना भूल गया, ए एंगल इसके बराबर ए एंगल इसके बराबर, कॉन्ग्रुएंट मतलब दो ट्रायंगल को हम बराबर कर रहे हैं, ए एंगल इसके बराबर ए एंगल इसके बराबर, ए साइड इसके बराबर, तो हमारा हो जाएगा एंगल एंगल साइड। नेक्स्ट हमारा यस 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 साइड साइड साइड, अगर तीनों साइड बराबर हो जाए, तीनों मान लीजिए ए साइड इसके बराबर ए साइड इसके बराबर ए साइड इसके बराबर, तो हम वहां पे अप्लाई करेंगे यस 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 साइड साइड साइड, इसे हम बोलते हैं सीपीसीटी से अदर पार्ट को हम कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, उसे हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट हमारा दोस्तों चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पेपर में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस बनाता है, कोऑर्डिलेटरल। दोस्तों कोऑर्डिलेटरल हमारा होता क्या है, कोऑर्डिलेटरल का मतलब है कॉर्ड, आप जानते हैं अगर जहाँ पे चार कोई भी चीज़ चार हो तो वहाँ पे कॉर्ड बोलते हैं, तो अगर जहाँ कोऑर्डिलेटरल चार साइड से कोई भी बना, ए बी सी डी चार साइड से कोई भी बना फिगर प्लेन पे, उससे हम कोऑर्डिलेटरल बोलते हैं। क्या दोस्तों एक कोऑर्डिलेटरल है, बिल्कुल कोऑर्डिलेटरल है, क्योंकि चार साइड है, ए ए ए कोऑर्डिलेटरल। तो कोऑर्डिलेटरल हमारा क्या होता है, चार साइड से बना फिगर प्लेन पे। हम कोऑर्डिनेटर में पढ़ते हैं दोस्तों पैरेललोग्राम, आज तक हमें नहीं समझा पैरेललोग्राम होता क्या है। पैरेललोग्राम का मतलब दोस्तों यही होता है कि इसके अपोजिट साइड, अपोजिट का मतलब इसका अपोजिट ए होगा, इसका अपोजिट ए होगा, मतलब इसकी जो अपोजिट साइड है, आमने सामने की साइड है, वो इक्वल और बराबर हों, बराबर इक्वल हों और पैरेलल हों, सॉरी पैरेलल, पैरेलल का मतलब आपस में मिले ना, ए इसके पैरेलल ए इसके पैरेलल, तो इसे हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। यहाँ पे मैंने लिख दिया है ए कोऑर्डिलेटरल, एक कोऑर्डिलेटरल ही है, पैरेललोग्राम कोऑर्डिलेटरल का फॉर्म है क्योंकि चार साइड है। हुज बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड, मतलब बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड का मतलब अपोजिट साइड क्या हो, अपोजिट साइड पैरेलल हो, तो क्या कहलाएगा पैरेललोग्राम। लिया है एक कोऑर्डिनेटर, एक कोऑर्डिनेटर का फॉर्म है अपोजिट साइड पैरेलल हो तो उसे हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। ध्यान देना यहाँ पे आप बताओगे ए एंगल इसके बराबर होगा, क्यों होगा, यहाँ पे कोइंटीरियर एंगल, दो लाइन पैरेलल एक ट्रांसवर्सल लाइन, इस लाइन को कितना भी ले जाओगे
ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा तो ये एंगल इसके बराबर होगा और इसका सम 180 होगा। मैंने इसको लाइन एंड एंगल्स में आपको पढ़ा दिया है। नेक्स्ट देखते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल दोस्तों ये भी क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन इससे इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इसका प्रॉपर्टी है इसका एक एंगल 90 डिग्री का हो जाए। 90 डिग्री का मतलब आ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम विथ वन ऑफ इट्स एंगल आ राइट एंगल। इसका अगर एक एंगल राइट एंगल का हो, मतलब राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, तो इसे हम रेक्टेंगल बोलते हैं। इसकी अपोजिट साइड पैरेलल ही होगी, क्योंकि पैरेललोग्राम का ही पार्ट है क्वाड्रिलेटरल का रेक्टेंगल। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों ट्राइपेजियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे क्वेश्चन नहीं बनते, बस कॉन्सेप्ट आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। ट्राइपेजियम का मतलब होता है इसकी एक साइड पैरेलल, दूसरी साइड नॉन पैरेलल, अपोजिट साइड। जैसे ए साइड इसके पैरेलल है, ए साइड इसके नॉन पैरेलल है, तो इसे ट्राइपेजियम बोलते हैं। पैरेललोग्राम में क्या होता था दोस्तों, अपोजिट दोनों अपोजिट साइडें क्या होती थी हमारी, पैरेलल हो जाती थी। जबकि ट्राइपेजियम में क्या है, केवल एक साइड पैरेलल है, एक साइड पैरेलल तो ट्राइपेजियम, दोनों साइड पैरेलल, दोनों साइड पैरेलल तो पैरेललोग्राम। दोनों साइड पैरेलल होगी तो उसे हम पैरेललोग्राम बोलते हैं, लेकिन अगर एक साइड पैरेलल हो तो उसे हम ट्राइपेजियम बोलते हैं। ट्राइपेजियम एक साइड पैरेलल, दूसरी नॉन पैरेलल। यहाँ पे मैंने डिफिनेशन लिख दिया, आपको इसे लिखना है। अ क्वाड्रिलेटरल विच हैज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल इज कॉल्ड अ ट्राइपेजियम। वही बात है, इसका एक साइड अगर पैरेलल हो जाए तो इसे क्या बोलते हैं, ट्राइपेजियम। नेक्स्ट देखते हैं रोम्बस। रोम्बस और स्क्वायर में बहुत ही कंफ्यूजन होती है, इस कंफ्यूजन को मैं अभी दूर कर दूंगा। रोम्बस का मतलब होता है, पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। ए पैरेललोग्राम हुज ऑल साइड इक्वल इज कॉल्ड रोम्बस। रोम्बस का मतलब इस यही होता है कि सभी साइड क्या हो, बराबर हो और पैरेलल हो, तो उसे बोलते हैं रोम्बस। बराबर हो और आप आमने सामने वाली साइड पैरेलल हो तो उसे रोम्बस बोलते हैं। यहाँ पे मैंने फिगर को अच्छे से नहीं बना पाया है, तो आप बना लीजिएगा। स्क्वायर को देखते हैं, स्क्वायर में क्या फर्क है मैं अभी आपको बताता हूँ। अ क्वाड्रिलेटर इज कॉल्ड अ स्क्वायर इफ इट्स साइड आर इक्वल। इसकी भी सभी साइड इक्वल होती है, पर इसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, जबकि रोम्बस में ऐसा नहीं होता। रोम्बस में 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता। रोम्बस में भले ही चारों साइड आपस में बराबर हो, लेकिन इसका एक एंगल 90 डिग्री का नहीं बनता, लेकिन इसका सभी एंगल 90 डिग्री का बनता है। सभी साइड बराबर 90 डिग्री बने तो स्क्वायर, सभी साइड बराबर हों तो रोम्बस ही होगा। सभी साइड बराबर हो तो रोम्बस कहलाएगा, लेकिन सभी साइड के साथ साथ सभी साइड बराबर हों और एक एंगल 90 डिग्री का बने तो उसे हम बोलते हैं स्क्वायर। तो हमारा यहाँ पे स्क्वायर से एंड हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल चैप्टर, जो हमारा कॉन्सेप्ट था पूरा एंड हो गया। नेक्स्ट है हमारा सर्कल। हम सर्कल को देखते हैं दोस्तों। सर्कल किसे बोलते हैं? सर्कल इज द लोकस ऑफ पॉइंट। सर्कल का मतलब होता है इसका एक फिक्स पॉइंट होगा, जो डिस्टेंस होगा इसका बराबर होगा। यहाँ से अगर यहाँ पे डिस्टेंस लेंगे बराबर, यहाँ से यहाँ कोई भी डिस्टेंस लिया जाएगा, सभी डिस्टेंस जो होगी बराबर होगी। दोस्तों मैं 2 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, तब तक आप भी थोड़ा ब्रेक ले लीजिए। तो मैं थोड़ा पानी पीने चला गया था, पानी पी लिया। तो यहाँ पे हमारा है सर्कल। सर्कल का मतलब होता है कि एक उसका फिक्स पॉइंट हो और इसकी जो डिस्टेंस हो सेम हो, इसका रेडियस सेम हो। आपको पता ही है, अगर एक पॉइंट से लाइन ड्रा करेंगे तो रेडियस हो जाता है। अगर आर पार हो जाए, लाइन मतलब क्रॉस कर जाए, ध्यान देना डायमीटर रेडियस में क्या फर्क है। रेडियस रेडियस डबल होता है, डायमीटर डबल होता है रेडियस का। यहाँ पे मैंने डिफिनेशन लिखा है यहाँ पे। ए बी जो कॉर्ड का मतलब दोस्तों होता है सर्कल में कहीं भी लाइन खींच दिया जाए, कॉर्ड। अब आप बोलोगे ए बी तो कॉर्ड है, हाँ ए बी कॉर्ड है, लेकिन द लार्जेस्ट मतलब द लॉन्गेस्ट लाइन सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज नोन एज डायमीटर। जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, जो लॉन्गेस्ट सबसे लंबी कॉर्ड है, उसे हम बोलते हैं डायमीटर। डायमीटर तभी होगा जब इस सर्कल से पास हो, लेकिन इस सर्कल से पास नहीं हुआ तो इसे हम बोलते हैं कॉर्ड। जीवा हिंदी में बोलते हैं। डायमीटर को व्यास बोलते हैं, रेडियस को त्रिज्या बोलते हैं। रेडियस हमेशा पॉइंट से आधा होता है, डायमीटर पूरा होता है क्रॉस। डायमीटर ध्यान देना है, पॉइंट से क्रॉस होगा। कॉर्ड कहीं से भी हो जाता है, कॉर्ड को हम यहाँ बना सकते हैं, यहाँ कहीं भी कॉर्ड ए बी है, पर इसे हम डायमीटर के नाम से जानते हैं। यहाँ पे मैंने डिफिनेशन लिख दिया है। अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। अ लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन करे, किसको ज्वाइन करे, इसके 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करे, तो उसे हम बोलते हैं कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। नेक्स्ट है हमारा डायमीटर। डायमीटर को मैंने आपको ऊपर समझा दिया, लेकिन आपको डिफिनेशन में यहाँ पे लिख दिया हूँ। अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर। जो कॉर्ड है हमारी, जो ए बी कॉर्ड है,
कॉर्ड पासिंग थ्रू दी सेंटर, मतलब जो कॉर्ड पास हो रही है सेंटर से पास हो तो उसे हम डायमीटर बोल देते हैं। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा आर्क। आर्क होता क्या है? आर्क का मतलब यहाँ पे बना दिया हूँ मैंने, यहाँ पे ब्लैक हाईलाइट कर दिया हूँ। आर्क मतलब ईएफ, ईएफ आर्क। आर्क मतलब एक बाउंड्री, अ पार्ट ऑफ सरकमफ्रेंस, सर्कल का जो एक पार्ट है सरकमफ्रेंस का, उसे यहाँ भी आपका बन सकता है आर्क, कहीं भी बन सकता है आर्क। यहाँ पे आपका आर्क बना है। ईएफ इज एन आर्क, ईएफ के ऊपर ऐसे बना देते हैं, थोड़ा कर्व के ऊपर कर्व कर देते हैं, इसे हम आर्क से डिनोट करते हैं। द पार्ट ऑफ द सरकमफ्रेंस सर्कल इज कॉल्ड सर्कल, सॉरी आर्क। जो सरकमफ्रेंस का एक पार्ट है उसे हम आर्क बोलते हैं। ध्यान देना, छोटा बने तो माइनर आर्क, जो बजे बड़ा वाला मेजर आर्क। माइनर और मेजर आपको बहुत ही ध्यान देना, माइनर माने छोटा और मेजर मतलब बड़ा। नेक्स्ट है हमारा सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब होता है दोस्तों द एरिया बिटवीन वी ओ अपॉन डब्ल्यू का मतलब बिटवीन एन आर्क एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड इज कॉल्ड सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब होता है जो कॉर्ड हमारा, अगर कॉर्ड बनेगा, जैसे यहाँ पे कॉर्ड बना, तो जो यहाँ पे जगह स्पेस है इसे क्या बोलेंगे? सेगमेंट। इसका भी तो कुछ नाम होना चाहिए, इसे बोलते हैं सेगमेंट। यहाँ पे मैंने डिफिनेशन में लिखा क्या? द एरिया बिटवीन एन आर्क एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। जो कॉर्ड और आर्क ने जगह घेरा है उसे हम बोलते हैं सेगमेंट। नेक्स्ट हम छोटा रहेगा तो माइनर सेगमेंट, बड़ा वाला मेजर सेगमेंट। आपको अच्छे समझ में आया होगा। सेक्टर। सेक्टर क्या है? मैंने बहुत ही आप लोग बहुत ही सुने होंगे सेक्टर, फला सेक्टर, ये सेक्टर, वो सेक्टर। जैसे पिज्जा, पिज्जा का एक स्लाइस, पिज्जा का एक भाग मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, पिज्जा का एक भाग निकालते हैं तो वो होता है सेक्टर। सेक्टर का मतलब द एरिया कवर्ड बाय इट रेडियस बिटवीन आर ऑन सर्कल। ध्यान देना, सेगमेंट और सेक्टर में बहुत कंफ्यूजन होते हैं। सेक्टर होता है जो सेक्टर हमेशा पॉइंट से लिया जाता है, पॉइंट से इसका, अगर आप पिज्जा काटते हैं बीच से काटते हैं तो वो क्या होगा? सेक्टर होगा। क्यों होगा? या आप बीच से काटें, पॉइंट से अगर आप इस पार्ट को निकाल देते हैं तो क्या होगा? सेक्टर। जबकि कॉर्ड कहीं से भी हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैंने कॉर्ड ड्रा किया ऐसे, यहाँ पे स्पेस जो बचेगा सेगमेंट कहलाएगा। लेकिन जो हमारा सेक्टर होगा वो हमेशा पॉइंट से लिया जाएगा। पॉइंट से लिया गया एक टुकड़ा तो हमारा क्या होगा? सेक्टर। छोटा रहेगा तो माइनर सेक्टर, जो बड़ा वाला बचेगा मेजर सेक्टर। तो मैं आशा करता हूँ आपको सेगमेंट और सेक्टर, आर्क, डायमीटर सभी में समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। अब हमारा आ गया हीरोइन फॉर्मूला। दोस्तों इसे हीरोइन नहीं बोलते हैं, इसे बोलते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने भी इसे दिया, उसने अपना नाम के नाम पर रख दिया। हीरोन्स का मतलब होता है दोस्तों किसी भी ट्राइंगल के एरिया फाइंड करना। आप कहेंगे तो एरिया फाइंड हो जाता है, लेकिन दोस्तों ट्राइंगल कई भी प्रकार के हो सकते हैं, छोटा बड़ा कुछ भी। तो हीरोन फार्मूला अगर आप अप्लाई करते हैं तो किसी भी ट्राइंगल का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको निकालना हो कोई भी उल्टा सीधा, मान लीजिए एक फिगर बना हो तो आपको एरिया निकालना हो, आप उसमें ट्राइंगल ड्रा करके आप हीरोन्स फॉर्मूला को अप्लाई करके आप आसानी से उस चीज़ का एरिया निकाल सकते हैं। पहले हम थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। रेक्टेंगल। रेक्टेंगल होता है हमारा, आपको पता है क्वाड्रिलेटरल होता है, 90 डिग्री का बनता है, पता है। अगर इसको एरिया निकालना हो, अगर आपको रेक्टेंगल का एरिया निकालना हो, हम शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं 4-5 से कि एरिया क्या होता है? एल इंटू बी। लेंथ है, सबसे बड़ी वाली जो लंबाई होती है लेंथ है, छोटी वाली ब्रीथ। लेंथ इंटू ब्रीथ कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? रेक्टेंगल का एरिया निकल जाएगा। वैसे हमारा है यहाँ पे स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब ये होता है कि एरिया अगर स्क्वायर का आपको निकालना है तो ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब साइड बराबर होती है, ए स्क्वायर कर देंगे तो आपका इसे एरिया निकल जाएगा। इसका भी एक फार्मूला और होता है, हाफ होता है इंटू डी स्क्वायर, डायगोनल का स्क्वायर। तो हम चलिए देखते हैं पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको पता है साइडें बराबर हों। यहाँ पे मैंने फिगर को अच्छे से नहीं बनाया पर साइड बराबर होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल में। इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर एक ध्यान देना दोस्तों, एक हीरोन्स फॉर्मूला केवल ओनली आपका ट्रायंगल के बेस पे पूरा बना हुआ है। तो ट्रायंगल से संबंधित जितना भी एरिया, पेरीमीटर, एल्टीट्यूड, ऊंचाई, सब हीरोन्स चैप्टर्स में आपको मिलेगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर आपको पेरीमीटर निकालना हो तो 3a हो जाता है। 3 से आप a से डिनोट करेंगे साइड को, 3 से इंटू साइड कर देंगे, आपको पेरीमीटर निकल जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का। नेक्स्ट है एरिया। अगर आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना हो और √3/4 ए स्क्वायर लगाएंगे। एल्टीट्यूड निकालना हो तो √3/2 ए करेंगे।
नेक्स्ट है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। अभी आपको हीरोइंस फॉर्मूला मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, इसके यूजेज बताऊंगा। एरिया अगर आपको निकालना हो राइट एंगल ट्राइंगल के, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आपको पढ़े होंगे। पेरीमीटर निकालना हो तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये राइट एंगल ट्राइंगल का अगर पेरीमीटर निकालना हो तो इसको प्लस इसको पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री, किनारे किनारे की जो बाउंड्री हमारी पेरीमीटर। एरिया का मतलब अंदर जो अंदर रहता है। नेक्स्ट हमारा आइसोस्केलेस ट्राइंगल। आइसोस्केलेस ट्राइंगल का अगर आपको पेरीमीटर निकालना है तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी, यही होता है। एरिया निकालना हो तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल बनता था। दोस्तों इतना फॉर्मूला लगाएंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए आप इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया के निकालने के लिए आप ए लगाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए आप ए लगाएंगे, आइसोस्केलेस के लिए ए लगाएंगे। तो बहुत ज्यादा फार्मूला हर ट्राइंगल पे लगा रहे हैं। तो आपका यहाँ पे आता है आपका किंग हीरोन्स फॉर्मूला। ए हीरोन्स फॉर्मूला आपका राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोस्केलेस ट्राइंगल, इक्विलेटरल पे, तीनों पे अप्लाई होगा, या फिर जितने भी आपके ट्राइंगल एंगल बनते हैं सभी पे अप्लाई होता है। हीरोन्स फार्मूला आपका यही होता है, रूट में यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, यस माइनस सी, ए बी सी। यस का मतलब होता है हमारा सेमी पेरीमीटर। यहाँ पे मैंने लिख दिया यस, पहले आपको फाइंड करना होगा। वेयर यस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, कॉमा इज दी सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, यस जो हमारा है वो सेमी पेरीमीटर। तो आपको यस निकाल के, आपको यस यहाँ से निकालना है, फिर आपको यहाँ पे पुट कर देना, रूट में यस पुट करना। यस लिखेंगे, ए मतलब जो साइड होगी ए बी सी, तीन साइड होगी तो साइड में माइनस करके लिख लेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे, रूट से बाहर निकाल देंगे, आपका जो होगा एरिया निकल जाएगा। हीरोन्स फॉर्मूला इसीलिए बनाएगा ताकि किसी भी ट्राइंगल का आसानी से एरिया निकाला जा सके सिर्फ एक फार्मूला से। तो इसका फार्मूला यही होता है, रूट में यस, एक ब्रैकेट में यस माइनस है, यस माइनस बी, यस माइनस सी। तो इसका फॉर्मूला एक ही होता है, यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। यस हमारा है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर के लिए हमारा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम दोस्तों, क्यूब, क्यूब क्या होता है पहले हम देख लेते हैं। स्क्वायर, एक क्यूब जो है स्क्वायर से ही आया है। स्क्वायर का आपको पता है चारों साइड बराबर होती है। स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना हो 4a, एरिया निकालना हो तो ए स्क्वायर। ध्यान देना दोस्तों, अगर इसी से आपका स्क्वायर से बनता है क्यूब, क्यूब का मतलब 3D, 3D का फिगर का मतलब आप उसे ले सकते हैं, छू सकते हैं। जैसे क्यूब होता है, आप उसे छू सकते हैं, उठा सकते हैं, ले सकते हैं, तो आपका होता है 3D फिगर। इसमें होता है एक आपका ऊंचाई होता है, जिसे हम हाइट भी बोल देते हैं, बेस होता है, तो इसका लंबाई चौड़ाई यही होता है। यहाँ पे स्क्वायर से क्यूब बनता है हमारा, ध्यान देना स्क्वायर से क्यूब बनता है। तो इस क्यूब में पहले तो हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया, मतलब पूरे का एरिया। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया मतलब नीचे ऊपर का एरिया। और इसे हम एलएसए के भी नाम से भी जानते हैं। और निकालेंगे एक आपका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम का मतलब इसमें कितना सामान आ सकता है, कितनी हवा आ सकती है, कितना कुछ भी प्रोडक्ट इसमें आ सकता है। डायगोनल, डायगोनल का मतलब होता है जो लॉन्गेस्ट कमरे, ध्यान देना आपका जो कमरा होता है क्यूब के फॉर्म में होता है। क्यों होता है वहाँ पे आपको पता ही है, तीन चीज होता है, 3 डायमेंशन होते हैं, लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई। तो 3 डायमेंशन होगा तो आपका क्या हो जाएगा, क्यूब। तो इसका आपको अगर आपको एरिया निकाल, टोटल सरफेस एरिया, टोटल का मतलब पूरे का एरिया निकालना हो तो 6a होता है। 6 का मतलब 6 ही रहेगा, a का मतलब साइड, 6 को साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यूब का आपको टोटल सरफेस एरिया निकल कर आपका आ जाएगा। आगे है CSA, कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का मतलब होता है नीचे ऊपर का, केवल बगल बगल का। तो इसका होता है 4ALSA, 4 इंटू साइड कर देंगे तो आपका CSA निकल कर चला आएगा। वॉल्यूम निकालना हो तो ए क्यूब, जो साइड दिया हो, ध्यान देना इसकी जो साइड होती है बराबर 4A होगा, 4A सभी बराबर होगा, उसका अगर आप क्यूब कर देंगे तो आपको वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। पता चल जाएगा इसमें कितना प्रोडक्ट आएगा या फिर कितना भी वाटर आएगा, कुछ भी हो। आपके घर में ऐसा कोई कुछ भी डब्बा होगा तो आप उसे कर सकते हैं प्रैक्टिकल। डायगोनल का मतलब होता है √3 साइड। डायगोनल का यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, नीचे से ऊपर। कमरे की जो सबसे लंबी, क्या हम बताएं तो एक लेंथ होती है वो डायगोनल होती है, लेंथ नहीं होती। आप कहेंगे सबसे लंबाई ये होती है, इसकी ज़्यादा लंबाई नहीं, डायगोनल सबसे ज़्यादा। अगर पूछा जाए कमरे में आप कितनी बड़ी छड़ या फिर रख सकते हैं, तो डायगोनल के जरिए आप बहुत ही बड़ी छड़ रख सकते हैं। डायगोनल सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ होती है एक क्यूब की। तो यहाँ पे पता चल गया
TSA निकालना हो 6A, CSA निकालना हो तो 4A, वॉल्यूम आपको फाइंड करना हो तो A क्यूब, डायगोनल फाइंड करना हो तो √3 इंटू साइड। नेक्स्ट देखते हैं क्यूबाइड। दोस्तों क्यूबाइड हमारा बनता है रेक्टेंगल से। रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना हो 2L+B, पेरीमीटर का मतलब इसकी बाउंड्री आपको पता ही है, बाहर बाहर की बाउंड्री। एरिया निकालना हो तो L×B होता है। दोस्तों ये इसी रेक्टेंगल से क्यूबाइड हमारा फॉर्म होता है। क्यूबाइड में भी TSA, CSA, वॉल्यूम, डायगोनल, ये चारों चीज को निकालना पड़ता है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का निकालना हो तो 2 एक ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL को लिखेंगे। CSA निकालना हो 2L+B इंटू H। CSA का मतलब, H का मतलब हाइट, CS का मतलब आमने सामने का, यहाँ इसका इसका और इसका और वॉल्यूम का मतलब होता है L×B/H। कितना इसमें आएगा ध्यान देना, क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला अलग होता है और इसका आपका क्यूबाइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला अलग होता है। इसका होता है L×B/H। लेंथ इंटू इसका, अगर आप लेंथ इसमें L×B इसमें H ऐड कर देंगे तो इसके रेक्टेंगल क्यूबाइड का वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा। डायगोनल फाइंड करना हो तो रूट में L² + B² + H²। L का मतलब होता है लेंथ, B का मतलब ब्रेथ, चौड़ाई लंबाई चौड़ाई, हाइट का मतलब ऊंचाई H²। डायगोनल फाइंड करने के लिए रूट में L² B² + H²। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए L×B/H। CSA फाइंड करने के लिए 2 एक ब्रैकेट में L+B H इंटू में TSA, इसको H को हम यहाँ भी लिख सकते हैं 2H। TSA फाइंड करना हो तो 2LB BH HL। इसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, इसको आपको देखना है, नोट्स को पढ़ना है अच्छे से। तो दोस्तों नेक्स्ट है हमारा राइट सर्कुलर कोन। कोन आपने पढ़ा ही होगा, जो कैप होती है, बर्थडे की कैप होती है, राइट सर्कुलर कोन होती है, या फिर आपने चना जो खाया होगा उसको भी राइट सर्कुलर कोन होता है। राइट इसे क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे एक राइट एंगल फॉर्म होता है, यहाँ पे 90 डिग्री का फॉर्म होता है। इसे हम स्लैंट हाइट बोलते हैं। तिरछी हाइट है स्लैंट हाइट बोलते हैं। यहाँ पे एक सर्कल में एक स्लैंट तिरछी हाइट जोड़ दिया जाए तो उसे हम राइट सर्कुलर कोन बोलते हैं। इसको, इसमें आपका फॉर्म यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें इसका एक राइट ट्रायंगल बनता है। तो यहाँ पे राइट ट्रायंगल का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे अच्छे से। तो इसका एक होता है CSA, कर्व सरफेस एरिया, फॉर्मूला आता है πRL। कर्व सरफेस एरिया का मतलब होता है, आपने जैसे चना खाया होगा तो जो चना देते हैं, जो बाहर बाहर आप पकड़ते हैं, जो छू सकते हैं, जो बाहर आपने पकड़ा होता है चने को, उसको बोलते हैं CSA πRL। उसका अगर आपको एरिया फाइंड करना हो तो πRL से आप फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये ऊपर का भी, अगर इसको एक सर्कल रहे एक, तो इसका भी एरिया, इसका भी एरिया, इसका भी एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया। लेकिन कर्व सरफेस एरिया में सिर्फ बगल बगल का, टोटल सरफेस एरिया में जबकि इसका भी एरिया इसका भी एरिया, तो क्या हो जाएगा πRL+R। ये दो फार्मूले से ऐड होके बना है। πRL होता है बाहर का फार्मूला का, इसका होता है एरिया निकालना हो तो πR² होता है, तो वहां पे कॉमन लेके πRL+R हो गया। वॉल्यूम कोन का निकालना हो तो 1/3 πR²H। क्यूबिक यूनिट्स में आपको लिखना है, इसे 3 में लिखना है। वॉल्यूम जब भी निकाला जाता है 3 में, 3 का मतलब 3 डायमेंशन, लंबाई ऊंचाई चौड़ाई। तो यहाँ पे आपका, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, एक ट्रायंगल फॉर्म होता है। कभी आपको रेडियस दे दिया गया हो, हाइट दे दिया गया हो तो स्लैंट हाइट पूछ लेता है, स्लैंट हाइट दे दिया गया हो तो ये पूछ लेता है आपका हाइट। तो इसे निकालने के लिए आप इसका फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। इसे L से डिनोट करते हैं, R से H से, इसमें रहता है। L निकालने के लिए H² + R² का फार्मूला है। मतलब L का मतलब स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट को हम L से दिखाते हैं। L अगर स्लैंट हाइट को आपको निकालना है तो H का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर जो दिया गया हो, इसका स्क्वायर आपको कर देना है, और R² का मतलब जो रेडियस का स्क्वायर कर देंगे तो आपको इसका स्लैंट हाइट की जो लेंथ है निकल के चली आएगी। दोस्तों हमारा कौन खत्म होता है, CSA देख लिए, πRL, TSA देख लिए, वॉल्यूम देख लिए। नेक्स्ट है हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब होता है सर्कल में एक हाइट जोड़ दिया जाए, सर्कल में एक तिरछी हाइट जोड़ दिया जाए तो कौन बन जाएगा, लेकिन सर्कल में एक सीधी हाइट, सही से हाइट जोड़ दिया जाए तो बन जाता है राइट सर्कुलर कोन। आपका जैसे बोतल है राइट सर्कुलर कोन है, या फिर ऐसे जो होता है राइट सर्कुलर सिलेंडर है, सॉरी सिलेंडर है, कोन नहीं है। सिलेंडर हमारा होता है, सिलेंडर हम उसे बोलते हैं सर्कल में हाइट जोड़ दिया जाए, सिलेंडर वही होता है। बोतल आपका सिलेंडर है, कुछ भी सबका सिलेंडर ही है। आप इसमें CSA निकालेंगे। CSA होता है 2πRH,
TSA होता है 2πr/r+h, वॉल्यूम होता है πr²h। इसको आपको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, आपको सॉल्व करना है, मैथ के जितने भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी का आपको लगाना है, आपको सॉल्व करना, तभी ये आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट और हमारा आखिरी जो फॉर्मूला है स्पेयर एंड हेमिस्फेयर। आप कहेंगे ये तो सर्कल है, दोस्तों सर्कल और स्पेयर में बहुत फर्क है। सर्कल 2D फिगर, आप उसे प्लेन एक पेपर में बना सकते हैं, जबकि स्पेयर जैसे आपका बॉल हो गया, जो आप बॉल क्रिकेट खेलते हैं वो स्पेयर है। स्पेयर का मतलब होता है उसमें 3D, आप उसे छू सकते हैं, आप उसे महसूस कर सकते हैं, ले सकते हैं हाथ में, तो उसे बोलते हैं स्पेयर, इसे बोलते हैं गोला। जबकि सर्कल को हम वृत्त बोलते हैं हिंदी में। अगर इसको सरफेस एरिया निकालना हो, सरफेस एरिया का मतलब इसको बाहर बाहर का, इसका CSA और CSA और TSA एक ही होता है स्पेयर का। निकालना हो सरफेस एरिया तो 4πr² होता है। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर निकालना हो तो 4/3πr³ होता है। ध्यान देना, यहाँ पे क्यूब आपको लगाना है, वॉल्यूम आप निकाल रहे हैं। TSA आपको क्यूबिक यूनिट में आपको क्यूब लगाना है। TSA CSA एक ही चीज होता है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आपको कंफ्यूजन ना हो, 4πr² ही होता है। नेक्स्ट हमारा, अगर इस गोले को बीच से काट दिया जाए तो दोस्तों बन जाता है हमारा अर्धगोला, हम जिसे बोलते हैं हेमी स्पेयर। यहाँ पे हमने लिख दिया हेमी, हेमी का मतलब होता है आधा, स्पेयर का मतलब गोला, तो आधा अर्धगोला। यहाँ पे हमारा है गोला, मैंने इसे हाईलाइट कर दिया है। CSA इसका निकालना हो तो 2πr², ध्यान देना इसका CSA 4πr², TSA CSA एक ही होता था तो 4πr², आधा कर दिए उसका तो 2πr², आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। TSA 3πr², इसका जो CSA अलग होता है, TSA अलग। CSA का मतलब बाहर बाहर का, लेकिन CSA इसमें TSA में इसमें ए देखिए ए जुड़ जा रहा है आपका ऊपर का, जो यहाँ पे कट किए हैं ये पीस, ये जुड़ जा रहा था, यहाँ पे आ जाता है आपका 3πr² TSA के लिए। वॉल्यूम आपका है 2/3πr³। वॉल्यूम निकालने के लिए आपका ये फॉर्मूला हमने देख लिया, वॉल्यूम के लिए 2/3πr³, TSA 3πr², CSA 2πr², ऐसे ही आपका इसमें देख लीजिए दोस्तों। हमारा ये वीडियो लेक्चर खत्म होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि 9th के जो बच्चे हैं उनको कन्फ्यूजन होती है फॉर्मूले से लेकर, तो उनसे भी जितना भी क्वेश्चन हमने, जितना भी इसमें हमने फॉर्मूला डिस्कस किया, वो सब फॉर्मूला सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।